वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 64 है। यूपीपीएससी आरओ की सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जीएस के प्रश्नों पर। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 64 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, और फुल टेस्ट सीरीज़ आप प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो पहला प्रश्न ये हिस्ट्री का है। इन्होंने इनमें से किसी की बात हो रही है। इन्होंने तेलंगाना के पोचमपल्ली में भूमिहीन हरिजनों की समस्याओं पर ध्यान दिया और इन्होंने भारत के भूमि सुधार कार्यक्रमों में अहिंसक क्रांति लाने के प्रयास में आंदोलनों का नेतृत्व किया। इन्होंने खादी का कताई करने वाला चरखे का उपयोग किया और दूसरों से ऐसा करने का आग्रह किया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर जो है कपड़े का उत्पादन हुआ और 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया, जिसमें ये पहले सत्याग्रही थे। ये कौन थे? इन्होंने खादी का कताई करने वाला चरखे का उपयोग किया और दूसरों से ऐसा करने का आग्रह किया। क्या गांधी जी हैं ये इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया, जिसमें ये पहले सत्याग्रही थे। ये थे विनोबा भावे। ठीक है, गांधी जी और गोखले इसका आंसर नहीं है, न तिलक। ऑप्शन नंबर ए है विनोबा भावे। तो महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपल्ली में भूमिहीन हरिजनों की समस्याओं पर ध्यान दिया। इन्होंने भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम में अहिंसक क्रांति लाने के प्रयास में जो है आंदोलनों का नेतृत्व किया, और आंदोलन भूमिहीन वर्गों से स्वेच्छा से अपनी भूमि का एक हिस्सा भूमिहीनों को सौंपने का आग्रह करने के बारे में था, जिसे भूदान आंदोलन का नाम दिया गया। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया और इसमें पहले सत्याग्रह थे आचार्य विनोबा भावे। और 1920 और 1930 के दशक के दौरान विनोबा भावे को कई बार बंदी बनाया गया तथा ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध के लिए 40 के दशक में 5 बार जेल भी गए वो। ये नंबर, इस पर कॉल करके आप यूपीपीसीएस और आरओ की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, जो चल रही है हमारी टेलीग्राम पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक एक्सपोर्टर कौन है? म्यांमार, चीन, भारत या थाईलैंड? दुनिया में सर्वाधिक चावल का निर्यातक देश है भारत ही है। तो देखिए, भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसका वैश्विक चावल निर्यात में 40% से अधिक का योगदान है, और यह विश्व बाजार में थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और म्यांमार के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। यह निम्नलिखित को सम्मिलित करना। हाइड्रोजन के प्रकार, उत्पादन कैसे होता है इनका, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन। किन्हीं दो का उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है। देखिए, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है जल के इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, तो ए का 2 हो जाएगा। और ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है कोयले का उपयोग करके, और ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से, और ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से, तो ए का 2। ठीक है, इन दोनों का प्राकृतिक गैस से होता है, ग्रे और ब्लू का। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। ठीक है, इसके अलावा तो कोई हो नहीं रहा, एक ही है। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को। ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण अक्षय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा होता है। इसमें कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम होते हैं, और इसके तहत विद्युत द्वारा जल यानी H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। इसके उपोत्पाद कौन है? इसके उपोत्पाद हैं जल और जलवाष्प। ब्राउन हाइड्रोजन की बात करें तो ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले का उपयोग करके किया जाता है, जहां उत्सर्जन को
वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन की बात करें तो ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन जो है प्राकृतिक गैस से होता है, जहां संबंधित उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक गैस से होती है, जहां कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को जो है कैप्चर किया जाता है। नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में शस्त्र व्यापार संधि के पक्षकारों का जो 8वां सम्मेलन है कहाँ आयोजित हुआ है? यह हुआ है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए, शस्त्र व्यापार संधि एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शस्त्र व्यापार संधि के पक्षकारों का जो 8वां सम्मेलन है 22 से 26 अगस्त 2022 के मध्य जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जो है आयोजित हुआ। और इस संधि का उद्देश्य क्या है? संघर्ष वाले क्षेत्रों में हथियार के प्रवाह पर नियंत्रण लगाना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, घातक हथियारों को समुद्री डाकुओं, गिरोहों तथा अपराधियों के हाथों में पहुंच से रोकना। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल 2013 को जो है इसे अपनाया था और यह संधि 24 दिसंबर 2014 से लागू हो गई। अगस्त 2022 में देश की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ जो है किस शहर में किया गया है? हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न पर और इसका उत्तर है मुंबई। तो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अगस्त 2022 को मुंबई में देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस का अनावरण किया। नंबर 6 पर आ जाइए। अभी हाल ही में थल सेना अध्यक्ष यानी आर्मी चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे। ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय सेना के पराक्रमी और अनुभवी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को देश के 29वें आर्मी चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी थल सेना प्रमुख। अभी हाल ही में जो है 22 अप्रैल 2022 को पृथ्वी दिवस मनाया गया। पृथ्वी दिवस 2022, इसकी थीम क्या थी बताइए? सेव आवर फ्यूचर, रिस्टोर आवर अर्थ, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, आवर डाइवर्सिटी, आवर बायोडाइवर्सिटी, आवर हेल्थ। हमारी जैव विविधता, हमारा स्वास्थ्य, हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें या हमारे भविष्य को बचाएं। देखिए, पृथ्वी दिवस 2022 की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह में निवेश करें। तो 22 अप्रैल 2022 को पृथ्वी दिवस की जो है 52वीं वार्षिक वर्षगांठ मनाई गई। और पृथ्वी दिवस जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन का संकल्प लेने हेतु पूरे विश्व में मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। और पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या रही? हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व के कई हिस्सों में 1 मई को मई दिवस, ठीक है, अथवा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस नए समाज के निर्माण में श्रमिक और उनके योगदान के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करने की दिशा में काम करती है। और भारत में 1 मई 1923 में, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, पहली बार चेन्नई में, ठीक है, यानी उस समय तत्कालीन मद्रास में मजदूर दिवस का आयोजन किया गया था। और यह पहली बार था जब सर्वप्रथम हिंदुस्तान की लेबर किसान पार्टी के प्रमुख सिंगरावेलु द्वारा की गई थी। ठीक है, यह पहल जो है सबसे पहले हिंदुस्तान की लेबर पार्टी के हिंदुस्तान की लेबर किसान पार्टी के प्रमुख सिंगरावेलु द्वारा की गई थी यह पहल, ठीक है, मजदूर दिवस मनाने की। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। लोसांग फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? लोसांग उत्सव है सिक्किम। तो लोसांग या नामसूंग उत्सव प्रतिवर्ष भारतीय राज्य सिक्किम में जो है तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में मनाया जाता है, जब किसान अपनी फसलों की कटाई का जश्न मनाते हैं।
लोसांग महोत्सव 5 से 7 दिनों तक चलता है और लोसांग त्यौहार को सिक्किम के भूटिया और लेप्चा जनजातियों के द्वारा क्रमशः सोनम लोसांग और नामसूंग के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के अलावा नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। 10वां प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये भारत में स्थित है और भारत में ये हैदराबाद में। तो सालार जंग संग्रहालय जो है एशिया का सबसे बड़ा सबसे पुराना संग्रहालय है, ये भारत के हैदराबाद में स्थित है। और इस संग्रहालय में नवाब तुरब अली खां, जिन्हें सालार जंग प्रथम के नाम से जाना जाता था, उनके वंशजों द्वारा संग्रहित वस्तुएं रखी गई हैं। और जो तुरब अली खां थे वो हैदराबाद के दीवान थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग था? किसका था? गोंडवाना का या अंगारा का? गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भूगर्भीय रूप से भारतीय उपमहाद्वीप उस भूभाग से संबंधित है जो क्रिटेशियस के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से अलग हो गया था और लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले यूरेशियन भूभाग से मिल गया। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया में एक भौगोलिक क्षेत्र है। यह भारतीय प्लेट पर स्थित है जो हिमालय से हिंद महासागर में दक्षिण की ओर प्रक्षेपित है। इसमें आमतौर पर इसमें जो है आमतौर पर आता है भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश। बारहवां प्रश्न है, हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI जो देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेणु सिंह को, ऑप्शन नंबर सी। तो हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा डॉक्टर रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI जो देहरादून में स्थित है के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वे संस्थान की दूसरी महिला निदेशक होंगी। अब बहुत पूछते हैं एग्जाम में कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, यानी भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के देहरादून में ये। 13वां प्रश्न है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? रणवीर सिंह को। तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने जो है बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है और वह 2021-22 में अपनी 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक सत्र के दौरान भारत में लीग के प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करने के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के साथ काम करेंगे। रणवीर सिंह। नंबर 14 पर आ जाइए। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु भारत द्वारा किस नृत्य को नामित किया गया है? किसको नामित किया बताइए? भंगड़ा, डांडिया, झूमर या गरबा? गुजरात का गरबा। तो भारत ने गुजरात के प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है और वर्तमान में भारत के 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है इस सूची में शामिल है, जिनमें है रामलीला, वैदिक मंत्र, कुंभ मेला और दुर्गा पूजा। नंबर 15 पर आ जाइए। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? इसका आंसर है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत के गुजरात में स्थित शहर अहमदाबाद को विश्व विरासत समिति के 41वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। अहमदाबाद विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला और एशिया का तीसरा शहर है। अन्य दो शहर एशिया के कौन से? श्रीलंका में गाले और नेपाल में भक्तपुर और भारत में अहमदाबाद। नंबर 16 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम मनाते हैं हर साल 8 सितंबर को।
तो हर साल 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की घोषणा जो है पहली बार वर्ष 1966 में यूनेस्को की आम सभा में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। अगस्त 2022 में कौन सा देश फ्री पीरियड प्रोडक्ट उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बना? डेनमार्क, स्कॉटलैंड, भारत या मैक्सिको? स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर बी। तो स्कॉटलैंड जो है फ्री पीरियड प्रोडक्ट तक पहुंच के अधिकार की कानूनी रूप से रक्षा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसने पीरियड प्रोडक्ट एक्ट पारित करके पीरियड प्रोडक्ट को सभी के लिए निःशुल्क कर दिया है। और पीरियड पॉवर्टी की अगर बात करें तो तब होती है वो जब कम आय वाले लोग आवश्यक पीरियड प्रोडक्ट या उत्पादों जैसे कि टैम्पोन या सैनिटरी पैड आदि को जो है वहन नहीं कर सकते या उन तक अपनी पहुंच नहीं बना सकते। तो स्कॉटलैंड का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 19 अगस्त को मनाया गया 2022 को, यानी हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है ये। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस यानी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में मनाया गया ये 19 अगस्त 2022 को। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने किसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? के शिवन तो कभी इसरो के चेयरमैन थे, ठीक है, हट गए हैं। जी सतीश रेड्डी भी हट गए हैं क्योंकि इनका स्थान लिया है डॉक्टर समीर वी कामत ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। DRDO के नए अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। तो हाल ही में देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का अध्यक्ष और सचिव दोनों बनाया गया है इनको, ठीक है। डॉक्टर समीर कामत DRDO के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी की जगह लेंगे। और इसके अलावा डॉक्टर कामत को जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वैज्ञानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत, ठीक है। बी का मतलब क्या है? वेंकटपति। 20वां प्रश्न ये है ज्योग्राफी का सवाल, करंट से रिलेट कर लो या तो इसको। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, जो कहाँ पर है? भारत में, ठीक है। न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्थित है? अब एक प्रश्न पूछने का तरीका तो ये हो गया, किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्थित है। दूसरा पूछ लेते भारत के किस राज्य में स्थित है, किस नदी पर है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर है ये, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो माजुली न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह भारत में असम राज्य में स्थित है और अपने आप में एक जिला भी असम का ये। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है और यह राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर स्थित है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा है और यह ब्रह्मपुत्र नदी और सुबनसिरी नदी से घिरा हुआ है, ठीक है। सुबनसिरी जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो आप, जो कि है पेड, ठीक है। ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके 9560112583। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को।